YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि लोकसभा का चुनाव मैं हिसार से लड़ूं। लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी मुख्य मुकाबला सरकार का और हमारा रहेगा। जब मैं मेरे पिताजी से मिलने जाता हूं तो ये तो है नहीं मैं मेरे दादाजी से ना मिलकर आता हूं। अभय सिंह चौटाला जी को मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं हूं। उनके रिश्ते कौन बदल सकता है? नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके पीछे की वजह यह है कि वो युवा सांसद है। जी हाँ, हमारे साथ दुष्यंत चौटाला साहब है और आज उनसे कई सवालों पर जवाब हम लेने वाले हैं। चुनाव भी नज़दीक है और उसके चलते दुष्यंत साहब बहुत व्यस्त आप होंगे। ये तो चलता रहता है। मेरे ख्याल से हर राजनीतिक आदमी की पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि वो व्यस्त रहे। और कई बार तो ऐसा होता है अगर काम ना हो तब भी आदमी बोर हो जाता है, क्योंकि हमारी खुराक ही जनता है। जनता के बीच में रहकर जनता की समस्या को हम निरंतर उठाते रहते हैं। पहले एक सांसद थे सिर्फ आप, यही हम कह सकते हैं। आपका जिम्मा यह था कि आप हिसार में रहकर हिसार की जनता की सेवा करें, लेकिन अब जिम्मा आपका बहुत बढ़ चुका है। एक तरह से करता धरता हम कह सकते हैं जीडीपी का आपको, और अब जो है पूरे हरियाणा पर आप नज़र रख रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? देखिए, नई जिम्मेवारी है, मगर जीवन में हमेशा एक चीज़ सीखी है कि जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी थी मैल्कम ग्लैडवेल की, उसके अंदर टिपिंग पॉइंट नाम था। एक वाक्य था जहाँ बताया गया था कि चाइनीज़ के अंदर एक शब्द का मतलब क्राइसिस है और उसी शब्द का मतलब अपॉर्चुनिटी है। तो क्या मैं क्राइसिस समझकर रोने लगता, या इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाकर अपनी बात को आगे लेकर जनता की आवाज़ बनकर काम करता। और मुझे लगता है कि हमने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाया और उसको लेकर आगे बढ़े। जो लोग हमें सोचते थे कि ये बच्चे हैं या इनकी जमानत जब्त होगी। किसकी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस ने भी कहा था कि बच्चों की पार्टी है, बीजेपी ने भी कहा था, चाचा भी कहते हैं बच्चे ही हैं हमारे। मैं तो ये कहता हूँ बच्चे तो रहेंगे, उम्र में कोई मेरे से बड़ा है। अब तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उस बात को पॉजिटिव लेकर आगे चलते हैं। बिल्कुल, अगर आप राजनीति में क्रिटिसाइज्म में रह जाएंगे या नेगेटिविटी में रह जाएंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। यही दुष्यंत हैं। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि मेरे संस्कार हैं और मैंने तो मेरे घर वालों से ये संस्कार सीखे हैं कि किसी का दुराचर नहीं करना चाहिए। आप सबका सम्मान करें और सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि आपने सम्मान उस तरीके का नहीं किया जो संस्कार दिए गए थे। बयान आपने सुने होंगे। देखिए, राजनीतिक तौर पर हम अलग हुए, क्या हम पारिवारिक तौर पर अलग हो गए? लेकिन अभय चौटाला कहते हैं कि रिश्ते खत्म कर दिए हैं, पारिवारिक भी राजनीतिक भी। क्या आप उनको एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर रहते हैं? आज तक आप बताइए कि तो लेना ही पड़ेगा सर। आप बताइए कि आज उनने हरियाणा के हित के लिए कौन सी ऐसी आवाज़ विधानसभा में उठाई है जो एक पॉलिटिशियन, जो विपक्ष का नेता हो, वो सीरियसली अपने प्रदेश में परिवर्तन चाहता है? नॉन सीरियस नेता आप कह चुके उन्हें। मैं तो निरंतर कहता हूँ, वो आरोप लगाते हैं ये चुनाव से पहले कि ये तो पैसा इकट्ठा करने आए हैं, चुनाव के बाद कहते हैं इनने तो पैसे बांटे। आप खुद सोचिए, एक सीरियस पॉलिटिशियन तथ्यों पे बात करता है, सबूतों के साथ बात करता है परिवर्तन लाने की, ना कि निराधार आरोप लगाकर अपनी ही बातों का मजाक उड़वाने का काम करें। ये बातें आपने पहले क्यों नहीं कही है? अब चुनाव नजदीक आ गए, उसके बाद आपने फैसला किया कि हम पार्टी से अलग हो रहे हैं। एक आपको बहाना नहीं मिल गया कि अनुशासनहीनता के चलते मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसके बाद अब मैं नई पार्टी बना रहा हूँ? क्या सब कुछ पहले से प्लान तो नहीं था? आप कहते हैं कि बहाना, मेरे ने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ना पड़ेगा। और ना हमने छोड़ी, हमें तो संगठन से बाहर किया गया, हमारी प्राइमरी मेंबरशिप छीनी गई। मगर उस चीज़ को भी हमने इस सेंस में लिया कि जब घर से अपने बच्चों को बाहर कर दिया जाता है तो नालायक बच्चा तो दरवाजे पे गिड़गिड़ाता है, और लायक बच्चा ये सोचता है कि मैं काम कर कर अपने बड़ों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूं। और हमने ये फैसला लिया, ना हम झंडे के लिए लड़े, ना डंडे के लिए लड़े, ना पार्टी सिंबल या नाम के लिए लड़े। हमने कोई उत्तर प्रदेश का सीन तो नहीं दोहराया, हमने तो सब उनको देकर एक नई शुरुआत करी। मगर उस नई शुरुआत में भी लोगों को समस्याएं दिखती हैं, वो हमारी शुरुआत को भी गलत बोलते हैं। वो ये देखते हैं कि ये शुरुआत में इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं। जींद का उपचुनाव इस चीज़ का जवाब है, जनादेश है कि जो लोग ये कहते थे कि ये पार्टी
खड़ी भी नहीं हो पाएगी। आज वो इस प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है। चलिए, आपने जिक्र कर ही दिया जींद उपचुनाव का, अब तो पूरी रिपोर्ट आपके पास आ गई होगी। ठीक है, आप 2 नंबर पर आया, अच्छे वोट भी मिले हैं, लेकिन कमी कहाँ रह गई? दुष्यंत चौटाला क्या मानते हैं? आपने पूरा ब्यौरा भी लिया होगा। मैं कमी नहीं मानता। हमने जो एस्टिमेट किया था, और एस्टिमेट जो हमने तमाम बूथों का सर्वे करवा कर किया था, उसके अंदर हम 38,000 वोटों पर थे। और हम आंकलन करते थे कि बीजेपी 36 और 38 के बीच में रहेगी। एक टफ कंटेस्ट होगा, हम 2000 ऊपर होंगे, 2000 नीचे होंगे। पर हैरानी की बात है कि कांग्रेस पूरी तरह पिटी। इंडियन नेशनल लोकदल की तो जमानत जब्त की भी जमानत जब्त हुई। एक बड़ा कारण क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि और पार्टीज अपना वोट शेयर बचा नहीं पाई, और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सत्ता में थी, उसको फायदा भी कर गया, उसको एक एडवांटेज भी। इनेलो के कहते थे कि परंपरागत वोट है, एक वोट बैंक है निश्चित, लेकिन क्या वो वोट बैंक जेजेपी की तरफ गया या फिर जेजेपी की तरफ थोड़ा गया, बाकी तरफ भी चला गया, इसलिए उनको एनएलडी ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर कभी 31 और 32,000 से ज़्यादा वोट नहीं लिए, और शहर में कभी 8,000 से ज़्यादा वोट नहीं लिए। हमने तो शहर में 16,000 वोट लेने का काम किया है। मगर जो कांग्रेस ट्रेडिशनली वोट लेती थी, वो वोट कांग्रेस को नहीं मिला। और कई तो ऐसे बूथ हैं जहां कांग्रेस 10 वोटों से भी कम में रहेगी। तो ये एक मैं बड़ा कारण मानता हूं कि जो बीजेपी को एडवांटेज देकर गया, कि कांग्रेस और आईएनएलडी अपना वोट शेयर नहीं बचा पाए, और वो वोट शेयर कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ। लेकिन दिग्विजय चौटाला एक बड़ा नाम है, सभी जानते हैं हरियाणा में युवाओं की आप दोनों एक तरह से आवाज़ हैं, और आप संसद में भी युवाओं की बातें कर चुके हैं, किसानों की भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मुश्किल नहीं है आने वाले चुनाव में कि दिग्विजय चौटाला तक हार जाते हैं और बीजेपी पार्टी को फायदा होता है इतना ज़्यादा? हम तो जुमा 50 दिन पहले निर्माण में आए थे। 9 दिसंबर का हमारा निर्माण था और 28 जनवरी का चुनाव था। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए विक्ट्री है कि 50 दिन के अंदर हमने संगठन को भी स्टेबल किया, लोगों को भी जोड़ा, और जींद के अंदर हम एक ऐसे अंक पर पहुँचे जहाँ जनमत का बहुत मजबूती के साथ हमें साथ मिला। अब आने वाले समय में कोई बड़ा नाम बता दीजिए कि जो आपके साथ आने वाला है। बड़े नाम तो ये भी है, लेकिन फिर भी अगर बातचीत हुई हो किसी से? अगर आप मोहम्मद इलियास जी, जो मेवात की तीनों विधानसभा सीटों पर विधायक रहे हैं और इस प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे, वो हमारे साथ आए, तो मैं मानता हूँ एक ताकत है। चौधरी हर्ष जिससे बातचीत हो रही, जो पलवल जिले की 2 विधानसभाओं पर विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे, वो हमारे साथ आए हैं। जगाधरी से अर्जुन सिंह जी हमारे साथ आए। तो ये तमाम उस शरीके के लोग हैं जिनका अपने आप पॉलिटिकली एक रुतबा है, सामाजिक तौर पर रुतबा है। हमारे पास कोई सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री शरीके के या कैबिनेट मंत्री शरीके के लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ पर तो 2 मंत्री हैं, वो दोनों आज बीजेपी का हिस्सा है। उसके अंदर मेरे ख्याल से आप पूरे प्रदेश के 22 जिलों का अगर ब्यौरा करें, तो वहाँ जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन सब का अपार समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में भी आपको सरप्राइजेज मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी शायद हमें ज्वाइन करें जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये भी कभी जेजेपी में जाएंगे। इनेलो को खत्म करना तो मकसद नहीं है। आपने जींद उपचुनाव में जमानत जब्त करा दी और किसी ने सोचा नहीं था कि इतने कम वोट मिलेंगे, और बीएसपी वाले कहते हैं कि 1000 वोट इनेलो के होंगे, बाकी हमारे हैं। किसी पार्टी का खात्मा मेरे हाथ में नहीं है। हम तो हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं या कमजोर कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, मगर किसी पार्टी का खात्मा तो उस संगठन के जुड़े लोगों का है। ये तो खुद शायद इनेलो को सोचना पड़ेगा, कि इनेलो के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि क्या कमी है कि उनका संगठन दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। इनेलो वाली विचारधारा के साथ जेजेपी आगे बढ़ रही है क्या? कुछ अलग विचारधारा भी अब है आपके जहन में? कि हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे नहीं है, हम फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की है, गाली गलौज की ना, धमकी डराने की ना होते हुए इस सोच की है कि प्रदेश में परिवर्तन कैसा ले, और दिन प्रतिदिन ये जो चेंजेस है इसके अंदर आम जन को साथ जोड़कर परिवर्तन लेकर आएंगे। इसलिए हमने पहले दिन निर्णय किया था कि 75% रिजर्वेशन हरियाणा के रोजगारों के अंदर हरियाणा के बच्चों को मिलेगी, कि हमारे बच्चे यहीं तनख्वाह रखकर उनको यहीं कंज्यूम करें, वो टैक्सेस हमारे प्रदेश में कंज्यूम। आपका ही है क्या? बिल्कुल है। और मेरे को तो खुशी होती है, मेरे बोलने के बाद गुजरात ने 80% का कैप लगाया, महाराष्ट्र ने अब 70% का कैप लगाया है, आंध्रा तेलंगाना ने 75% का है। ये तो सिर्फ महाराष्ट्र में एक रूल था कि मराठी बोलने वाले बच्चों को 80% रोजगार महाराष्ट्र में मिलेगा, मगर हम चाहते हैं कि हरियाणवी तो
अलग अलग हरियाणा में भाषा बोली जाती है, हम भाषा के तौर पर तो नहीं बांध सकते, पर हरियाणा का जो डोमिसाइल है एटलीस्ट उसको हरियाणा के रोजगारों में जगह देने का काम कर सकते। दुष्यंत जी, ओम प्रकाश चौटाला खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर चुके हैं, आपने भी शायद वो इंटरव्यू देखा होगा। उसमें उन्होंने जो कहा है उसमें एक सवाल ये बनता है कि पहले उन्होंने आपको गद्दार तक कह डाला था, आपको ठेस भी पहुंची होगी कि एक दादा एक पोते को इस तरह की बातें करता है, लेकिन अब हमसे जब बातचीत की है तो उनके स्वर बदलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को बहकाया गया है। देखिए, जो उनने कहा मैं उस पर ना तो टिप्पणी करूँगा, मेरे बड़े हैं, हमने हमेशा उनको पूजा है, उनको सम्मान दिया है और ज़िंदगी भर यही हमें तो जो हमारे माताजी ने पिताजी ने सिखाया है कि उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मगर जहाँ बहकाने की बात है या फिर हमारी सोच को परिवर्तित करने की बात है, हमने कोई और पार्टी तो ज्वाइन नहीं करी। अगर बीजेपी मेरे को बहकाती तो मैं बीजेपी में जाता, अगर कांग्रेस मेरे को बहकाती तो मैं कांग्रेस में जाता, अगर मेरे को और कोई दल बहकाता तो शायद मैं उनको मजबूत करने के लिए काम करता। हमने तो चौधरी देवीलाल के विचारों को आगे रखते हुए प्रदेश के हित के लिए युवाओं की आवाज़ को और बुलंदी मिले, मजबूती मिले, उसके लिए ये निर्णय लिया कि हम एक नई शुरुआत करेंगे और आज उसके अंदर हम कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि स्वर क्यों बदल गए हैं? पहले गद्दार, अब बहकाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बदलाव है। देखिए, पहले आप भी कह चुके हैं कि बहुत चीज़ें बुलवाई गई हैं, आरोप जेजेपी ने भी लगाए थे। मैं तो निरंतर कहता हूं, जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के ऊपर तो जवाब वो लोग दे सकते हैं जो उन परिस्थितियों के अंदर फंसते हैं। जहाँ बात हमारे किसी बयान की, हमने तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं करी जिनके अंदर उनकी जो उनका राजनीतिक कद है या उनका पारिवारिक कद है उसके अंदर कोई ठोस पहुँचे, वो पद कहीं कम हो। हमने तो उनका मान सम्मान हमेशा रखा है और आगे वाले पारिवारिक तौर पर आगे भी रखेंगे। लेकिन एक तरफ अभय चौटाला कहते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आज से रिश्ते खत्म, राजनीतिक रिश्ता भी खत्म। लेकिन जब हमने पूछा कि अजय चौटाला से आपकी बातचीत होती है, ओम प्रकाश चौटाला जी से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होती है, मेरे बेटे हैं। मैं तो पहले भी कह कर आया हूँ कि वो जेल के अंदर इकट्ठे नाश्ता भी इकट्ठा करते, रात की रोटी भी इकट्ठे खाते हैं। जब मैं मेरे पिताजी से मिलने जाता हूँ तो ये तो है नहीं मैं मेरे दादाजी से ना मिल कर आता। लेकिन वो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं होती है, ओम प्रकाश चौटाला की झूठ बोलते हैं आप बाहर आकर। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये शब्द कहे? प्रवीण अत्रे कहते हैं, जो प्रवक्ता हैं इनेलो के। प्रवीण अत्रे प्रवक्ता इनेलो का नहीं है, एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का मुखपत्र है और उस आदमी के लिए मैं टिप्पणी ना तो कभी करी ना मैं करूँगा। अभय सिंह चौटाला जी को मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं हूँ। अगर वो एक सीरियस पॉलिटिशियन होते तो वो हमारी कही बातों के, ये हमारे ऊपर लगाए आरोपों का चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत देने की बात करते थे। वो अब तक देखे क्यों नहीं आए? लेकिन सबूत तो आपने कितने दिए? बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए, दवा घोटाले का आरोप लगाया गया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और आपको अनिल विज क्या कहते हैं कि नशा तो नहीं करने लग गए, इस तरह का बयान आया था ना कि नहीं आया था? तो अनिल विज जी की कोर्ट डेट 15 मार्च की है, एविडेंस क्लोज हो चुके हैं, वो भी कोर्ट में आएंगे, उनसे माफ़ी भी मंगवाऊंगा। और जहां मेरे लगाए हुए आरोपों की आज तक मैंने निराधार कोई एक आरोप नहीं लगाया, विद एविडेंस सीएजी की रिपोर्ट सामने रखकर नक्शे तक उस प्रोजेक्ट के पब्लिक में रख दिया। मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया आपने, जबकि उनकी ईमानदार छवि है। अगर ईमानदार है और कहते हैं मैंने एक फाइल पे साइन आज तक नहीं किया, तो मैं तो कहता हूँ 2015 की 5वीं CLU है और उस CLU की फाइल को पब्लिक डोमेन में डाले। और क्या चीफ मिनिस्टर ने उसको अप्रूव नहीं किया? चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया है, अनड्यू बेनिफिट दिया गया है, CAG ने माना है कि रेवेन्यू लॉस हुआ है। उसके बाद जो 2530 गज जमीन हुड्डा की गई है उसका रेवेन्यू लॉस हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या मुख्यमंत्री अपनी जेब से उसको भरने का काम करेंगे? जिन उपचुनाव में आपसे बहुत सवाल पूछा गया, चुनौती किससे है? आपने कहा बीजेपी से है। अब आने वाले समय के लिए भी यही रिपीटेड सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती क्या बीजेपी से ही है क्या? देखिए, चुनौती सरकार से होती है और चुनौती सरकार के अंदर बैठे लोगों को हटाने की होती है। और मैं तो उस समय भी कहा था कि हमारी सरकार से है और रिजल्ट ने भी ये बताया कि मुख्य मुकाबला सरकार का और हमारा रहा। और आगे लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी मुख्य मुकाबला सरकार का और हमारा रहेगा।
और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि सरकार को हम सत्ता से हटाकर प्रदेश में जननायक जनता विपक्ष में इस समय कौन कौन है विपक्ष में? कांग्रेस है, इनेलो है, या आप अपने आप को मानते हैं जिन उपचुनाव के बाद कि हम ही हैं, और क्योंकि एक चुनाव हमने दिखा दिया है कि हम ही सब कुछ हैं सरकार के बाद? विपक्ष का मतलब कोई एमपी और एमएलए से नहीं होता। आज के अंदर भी जो सरकार को जगाएगा, जो सरकार के कारनामों को पब्लिक डोमेन में डालेगा, वो विपक्ष में है। क्या पिछले 2 साल में आईएनएलडी के किसी नेता ने, कांग्रेस के किसी नेता ने, या अब एक लोग एलएसपी पार्टी बनी है उसके, या बीएसपी के किसी नेता ने कोई एक ऐसा वाकया सरकार की करप्शन का उठाया हो जो जनहित में हो? लेकिन नैना चौटाला ने क्यों नहीं उठाया? वो भी तो विधायक थी। उन्होंने तो उठाया महिला सुरक्षा का, और आज भी उठाती है, और अभी भी कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है विधानसभा में। एक विधायक के तौर पर जो उनकी जिम्मेवारी है, चाहे वो नैना चौटाला जी की हो, चाहे वो अनूप जी की हो, चाहे राजदीप जी की हो, चाहे पृथ्वी जी की हो, तो तमाम विधायक उस बात को उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। ठीक है, अब आपकी ही बात कर लेते हैं। हिसार की जनता को उम्मीदें आपसे फिर से हैं, क्या हिसार से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए, प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि लोकसभा का चुनाव मैं हिसार से लड़ूं। हाँ, दोनों चुनाव इकट्ठे होते हैं तो परिस्थितियां अलग हैं, फिर संगठन का फैसला है कि वो मुझको लोकसभा से भी लड़ सकते हैं आप ये भी संकेत देते हैं। पिछली बार भी कंटेस्ट किया था, और अगर संगठन चाहेगा कि मैं विधानसभा का लड़ूं तो फिर मैं विधानसभा का भी लड़ूंगा। दुष्यंत चौटाला ही है मुख्यमंत्री का चेहरा जेजेपी की ओर से। ये निर्णय तो संगठन करेगी, मगर अगर संगठन चाहता है कि उस जिम्मेवारी को मैं संभालूं, तो मैंने तो आज तक किसी जिम्मेवारी से पीछे हटने का काम नहीं किया। कार्यकर्ता तो आपके ही नारे लगाते हैं, और इनेलो की जब रैली थी उसके बाद नाराजगी सिर्फ इसी बात से होगी शायद कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने, भावी मुख्यमंत्री आ गया, इस तरह के नारे थे। कार्यकर्ता तो चाहते हैं आपको। देखिए, जन भावनाएं परिवर्तन लाती है, और अगर मैं जन भावनाओं के विरुद्ध चलूंगा तो शायद वो जन भावनाएं भी मेरे से दूर। और अगर जन भावनाएं चाहेगी कि परिवर्तन के हिस्से के अंदर मुख्य भूमिका मैं निभाऊं, तो मैं तो आज तक कोई जिम्मेवारी से पीछे। तैयार है? अगर मुख्यमंत्री के लिए संगठन कहता है, जेजेपी कहती है, पूरी पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं, आप तैयार हैं? मेरी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करने की है, संगठन में नए साथी जोड़ने की है, और संगठन को मजबूती से कैसे और आगे ले जाया जाए, प्रदेश में जेजेपी का राज कैसे बनाया जाए, हरियाणा के आमजन को और समृद्ध कैसे दिया जाए, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी। किन मुद्दों को लेकर अब चुनाव में उतरने वाले हैं? कि आज महिला व्यापारी की सुरक्षा हो, किसान की समृद्धि की बात हो, मजदूर की समृद्धि की बात हो, कर्मचारी के अधिकारों की बात हो, युवा के रोजगार की बात हो, अनेकों मुद्दे हैं। और ये तो हमने जो 11 पॉइंट्स अपनी 9 दिसंबर की रैली पे अनाउंस किए थे, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उन 11 मुख्य बिंदुओं पर हम काम कर प्रदेश की उन्नति बढ़ाएं। गठबंधन की बात कर लेते हैं, बहुत से हो रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, होंगे भी बहुत ज़्यादा। अब आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से क्या बात चल रही है? बात पक्की हो चुकी है लगभग? हमने पहले क्लियर किया था कि पहले संगठन के निर्माण का फेज है, और नेशनल एग्जीक्यूटिव ने ये निर्णय लिया है, 3 सदस्यों की जिम्मेवारी लगाई है कि वो 3 सदस्य ऑथराइज्ड है कि वो अगर कोई ऐसा पार्टनर आता है जो प्रदेश हित के लिए नहीं, देश हित के लिए परिवर्तन चाहे, तो उसको हम सहयोग में साथ लें। आपने देखा दिल्ली के बाद उनका जो जनाधार है, बाकी राज्यों में उन्होंने कोशिश की है, प्रयास किया, लेकिन वो असफल हुए हैं। क्या रिजल्ट कहते हैं? मैं अकेले एक संगठन की बात नहीं करता, देश के अंदर अनेकों ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब आप अलायंस सुनते हैं या लाइक माइंडेड लोग सुनते हैं, तो शायद चंद्रबाबू नायडू जी और ममता बनर्जी जी भी एक कमरे में बैठती हैं। बंगाल का और आंध्रा का तो कोई अलायंस नहीं, कहीं जुड़ाव नहीं। इस प्रकार से अगर हमें लगता है कि हमें टीडीपी से मिलकर चलना चाहिए, टीएमसी से मिलकर चलना, बातचीत हुई है क्या आपकी कभी? नहीं, बिल्कुल होती रहती है, म्यूचुअल प्रोग्राम्स है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव जी हमारे प्रोग्राम में आए थे, उससे पहले धर्मेंद्र यादव जी आए हैं, शिवसेना के साथी आए हैं, टीडीपी के साथी आए हैं। मेरा तो एज पार्लियामेंटेरियन ये प्रयास रहा है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो अपनी स्टेट की बात को मजबूती से रखती है, उन सबको एक कर हम आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी आपकी नज़र है, आपकी बातों से ऐसा लगता है? तो देखिए, एक पॉलिटिशियन जो है वो एक छोटे से कमरे में बंद होकर काम नहीं कर सकता। आपका प्रदेश भी जब चलेगा जब देश भर से आपको समर्थन मिलेगा। नहीं तो आज दिल्ली की जो हालात है, जहाँ एक मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देती केंद्र की सरकार, मैं ये मानता हूँ कि अगर आज वो मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो उन पॉलिटिकल पार्टी जो अलग प्रदेशों में अपना प्रभाव रखती है, उसका समर्थन भी एक ताकत उनको है। और इसी तरीके से
जब हम कलेक्टिव बात करते हैं नेशन बिल्डिंग की, तो कलेक्टिव के अंदर तो सब प्रदेशों की बोल इकट्ठे होंगे और वही देश के अंदर परिवर्तन। निचोड़ बता दीजिए, आम आदमी पार्टी से गठबंधन है कि नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहना चाहिए। गठबंधन ना तो हमारा हुआ और ना उस चीज़ की मैं आज पुष्टि करता। उनका समर्थन दिग्विजय सिंह को मिला था और उसके लिए तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। सुशील गुप्ता तो कहते फिरते हैं कि हो चुका है, लगभग सब कुछ काम हो चुका है, वो इतने उतावले क्यों हैं फिर? देखिए, मैं तो यही बोलता है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव ने जननायक जनता पार्टी की 3 लोगों को ऑथराइज किया है कि वो 3 लोग ऑथराइज्ड हैं टू मेक एनी सच डिसीजन। अभी फैसला होना बाकी है। उसके बाद बातें चलती है, बातों का दौर होता है, कौन सा ऐसा कोई कदम 1 सेकंड में उठा लिया जाता है, ये तो लंबा प्रोसेस है। रीजनल पार्टी पर क्यों जो एक वोटर है वो भरोसा जताए? राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सत्ता अगर केंद्र में होगी तो फायदा। पार्टीज ने हमेशा देश हित की बात करके आम जन का और खास तौर पर स्टेट्स के अधिकारों को छीनने का काम किया है। और रीजनल पार्टीज वो पार्टीज हैं जो अपने रीजन की समस्या को नेशनली लेकर जाती हैं। चाहे हरियाणा की कोई समस्या हो, 5 साल में मैंने पार्लियामेंट में उनको उठाने से कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। आज उसका नतीजा है कि 9 सांसद एक तरफ थे और मेरी पार्लियामेंट्री वर्किंग एक तरफ थी। तो एक बड़ा बदलाव हरियाणा के अंदर केंद्र के प्रेजेंस हम अपनी दिखाकर भी ला सकते हैं। और चौधरी देवीलाल जी ने 89 में जब राज बनाया केंद्र में, तो उस समय हरियाणा की जनता ने 10 दिए थे। और आप उठाओ और देखो कि चौधरी देवीलाल ने एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर कितना किसानों का उद्धार करने का काम किया। पावर आपके हाथ में आती है, हरियाणा को क्या फायदा? देखिए, जहाँ हरियाणा के हित की बात है, मैंने तो बोला प्राथमिकता मेरी होगी कि युवा बहनों भाइयों के हाथ में हम रोजगार का ऐसा जुगाड़ बढ़ाए कि उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। आज मैं पंचकुला से जब चला तो पुलिस के फिजिकल हो रहे थे और ऐसी हालात थी कि चौधरी देवीलाल ग्राउंड के आगे किलोमीटर तक बच्चे लाइन में खड़े थे। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और अगर हम मिलकर इस व्यवस्था को बदल पाए तो जरूर एक परिवर्तन ऐसा ले। तो बीजेपी दे रही है, आपने खुद जिक्र किया अभी, और ग्रुप डी की भर्तियां हुई है। ग्रुप डी की भर्ती को अगर रोजगार देना मानते हैं तो 5 साल में एक लॉलीपॉप 17,000 का दे दिया और 18 लाख बच्चे धक्के खाते दिखे आपको, तो क्या वो रोजगार देना है? इनकी तो खुद की HPSC की और HSSC की RTI बताती है कि इनने 4 साल में 13,000 नौकरियां दी। लेकिन वो कहते हैं दशकों में इतना रोजगार नहीं दिया गया किसी भी सरकार के द्वारा। फिर मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। रोजगार तो बहुत दिए हैं, रोजगार तो चौधरी देवीलाल ने भी दिए थे, चौधरी बंसीलाल ने भी दिए थे, भजनलाल जी ने भी दिए थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी दिए थे, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी दिए। और रोजगार की मात्रा तो शायद भारतीय जनता पार्टी से सबने ज़्यादा दी है। इनके में तो बैकलॉग ज़्यादा बढ़ा है, लोग रिटायर ज़्यादा हुए, अपॉइंट कम हुए। मगर क्या एक PhD करे बच्चे को आप PN की माली की जॉब लगाते हैं, क्या वो रोजगार देना है? लानत है ऐसी सरकार पे। भी कैसे उनको आप ये बताइए, वो ये तो कहा सरकार ने NOC की जरूरत नहीं है। आप प्रतिबंध लगाइए कि एक व्यक्ति, प्रतिबंध लगाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ये मानता हूं कि आपको कट ऑफ तो लगाना पड़ेगा कि एक सेक्शन ऑफ अ जॉब शुड ओनली बी अलॉटेड टू अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब। आप उसकी शिक्षा के स्तर को इतना तो ना गिराए कि एक M.Tech करा हुआ बच्चा आपको किसी दफ्तर में पानी पिलाता मिले। उसकी डिग्री की काबिलियत के हिसाब से उसको जॉब का अधिकार दीजिए। अगर आप उसको पर सरकारी नहीं दे सकते तो कहीं ना कहीं उसको स्किल इतना करिए कि वो गुड़गांव जैसी, होंडा, मारुति जैसी कंपनी में अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल कर पाए। सवाल ये है कि कब आपको लगा कि अब दम घुटने लगा है, अब जो है मेरे खिलाफ साजिशें पार्टी में हो रही हैं इनेलो में और मुझे फैसला लेना चाहिए? कब शुरुआत में आपको लगा? ये सभी जानना चाहते होंगे। दुष्यंत जी, आप ईमानदारी से बताइएगा, कब हुआ ऐसा? ना तो मेरे को लगा, ना ये हुआ। मेरे को एक दरवाजे का रास्ता दिखाया गया सस्पेंड करके और फिर दरवाजे के बाहर लाके खड़ा कर दिया गया। जिस दिन बाहर खड़ा किया उस दिन मैंने तो एक चीज़ सोची, या तो नालायक बच्चे की तरह दरवाजे पे रोता रहूं या एक लायक सपूत की तरह काम करूं, परिवर्तन लाने का काम करूं। और उसका नतीजा है कि हमने ये लक्ष्य बनाया कि प्रदेश में संगठन खड़ा करेंगे। चौधरी देवीलाल की सोच को, चौधरी देवीलाल ने कभी झंडे की राजनीति नहीं करी, उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति करी थी और हमने भी उस चीज़ को आगे ले जाने का काम किया। फैसला सही था आपका, मानते हैं आप? मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय मेरा नहीं था, उन तमाम साथियों का था जिनने मिलकर जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया। परिवार एक है, अब परिवार एक ही है।
राजनीतिक लिहाज से आप अलग अलग हो सकते हैं। खून के रिश्ते कौन बदल सकता है? चाचा जी से भी। मैं तो आज चौधरी रंजीत सिंह जी से भी मिल के आता हूँ, वो भी मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी के सगे भाई हैं। और अभी चौटाला जी से भी आपका राम राम प्रणाम नमस्कार हो जाता मेरे को कहीं मिलते हैं तो मेरी संस्कृति बताती है मैं उनके पाँव के हाथ लगाऊं, नमस्कार कहूँ। हाँ, जहाँ राजनीतिक विचारधारा की बात है वो बिल्कुल अलग है। उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है? मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी, आपने बेबाकी से जवाब दिए हैं। तो ये दुष्यंत चौटाला, सभी इनको जानते हैं, जेजेपी के कर्ता धर्ता कह सकते हैं। जिम्मा इन पे है पूरे हरियाणा की जनता की बातों को सुनकर अपने मैनिफेस्टो जेजेपी का ऐसा बनाए जिससे कि वाकई में प्रभाव पड़े वोटरों पर भी, और आने वाले समय में अगर इनकी सत्ता आती है तो विजन आपने इनकी बातों से देख लिया होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनकी किस्मत चमकती है या फिर से इन्हें संघर्ष की राह पर चलना पड़ेगा। देखते रहिए खबरें अब तक। नमस्कार। प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि लोकसभा का चुनाव मैं हिसार से लड़ूं। लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी मुख्य मुकाबला सरकार का और हमारा रहेगा। जब मैं मेरे पिताजी से मिलने जाता हूं तो ये तो है नहीं मैं मेरे दादाजी से ना मिलकर आता हूं। अभय सिंह चौटाला जी को मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं हूं। उनके रिश्ते कौन बदल सकता है?